Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube English literature channel. So today we will going to discuss about the themes of the judgment as well as biography of Franz Kafka and summary of this short story and character of this short story. So अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन. लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं राइटर की बायोग्राफी के बारे में. फ्रांस काफ्का वाज बोर्न ऑन 3 जुलाई 1883 एंड डाइड ऑन 3 जून 1924. ये एक कल्चरल इन्फ्लुएंस जर्मन लैंग्वेज थे, लेकिन एक्चुअल जो थे ना ये जूइश थे, यानी कि जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन ये जर्मनी में रहते थे तो ये जर्मन के कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ था. इसी वजह से उनमें डुअल क्लैशेस पाए जाते थे बिटवीन जर्मन कल्चर एंड जूइश कल्चर. ठीक है. उसके बाद ये नोवेलास ज़्यादा लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे, लेकिन एक्चुअल में ये विच में रहते थे लेकिन जर्मन लैंग्वेज यूज़ करते थे. ठीक है. फिर इनको 20th सेंचुरी का बेस्ट राइटर माना जाता है और इन्होंने अपने जो वर्क्स हैं उनमें इनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ना वो भी इन्होंने अपने वर्क में शो करवाए हैं. अब जो आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द जजमेंट, उसमें भी हम इनके ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जो है वो देखेंगे. अच्छा, अब इन्होंने काफकैसिक टेक्निक जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई है अपने वर्क्स में. यानी कि काफकैसिक टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जो कि रिलेट करती है सेंसलेस से सरियल सिचुएशन, यानी कि ड्रीम लाइक सिचुएशन जो होती है ना, जो रियलिटी से हट की होती है, उस टर्म से भी हमें इंट्रोड्यूस करवाया है. और मेंटल डिसऑर्डर जो इसमें काफकैसिक टेक्निक में पाया जाता है, और स्पिरिचुअल एंजाइटी जो है वो भी इस टेक्निक में पाई जाती है. तो हम ऑलमोस्ट जो काफकैसिक टेक्निक है इसके तमाम जो वर्क्स हैं उसमें हम देखते हैं, जैसे कि जजमेंट में भी देखते हैं और इसके जो वर्क्स हैं मेटामॉर्फोसिस में भी देखते हैं, और भी बहुत ज़्यादा वर्क्स में जो है इनकी ये काफकैसिक टेक्निक यूज़ हुई है. फिर उसके बाद इनके जो फादर थे वो ऑब्वियसली जर्मन थे और हरमन काफ्का उनका नाम था. और इसकी फैमिली के साथ इनकी फैमिली रिलेशनशिप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप्स थे, और इसने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. और ये इन बुक्स में, इन वर्क्स में जो थीम्स यूज़ करता है वो एलिनेशन का थीम है, आइसोलेशन का थीम है, मार्क्सिज्म का थीम है, एग्जिस्टेंशलिज्म का थीम है, रूटलेसनेस का और एमलेसनेस का थीम पाया जाता है. और जो हम आज नॉवल डिस्कस करने वाले हैं नोवेला, एक्चुअली वो भी इन्हीं थीम्स पे जो है बेस करता है, यानी कि उसमें एलिनेशन पाई जाती है, आइसोलेशन पाई जाती है, एज वेल एज उसमें फादर और सन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी दिखाया गया है. बहुत ज़्यादा टेक्निक्स जो हैं जो इसकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती हैं वो हम आज की स्टोरी द जजमेंट में वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स पे. फर्स्टली हमारे पास जो कैरेक्टर है वो जॉर्ज बेंडामैन है और इसको काफ्का के साथ ही रिलेट किया जाता है. और जो जॉर्ज बेंडामैन है वो एक सेंसिटिव कैरेक्टर है, ओबीडियंट बेटा है और इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक फ्लॉ पाया जाता है कि ये विलिंग पावर नहीं रखता. यानी कि अगर कोई चीज़ कर लेता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचता है, डिसीजन जो आपकी पावर होती है वो इसके पास नहीं है. यानी कि इसको पता नहीं है कि इसने जो किया है वो ठीक किया है या गलत किया है, और ये फैसला ही नहीं कर पा रहा कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक है या गलत है. यानी कि ओवर थिंकिंग का शिकार है. एक्चुअली ये नावल जो है, ये नोवेला जो है, ये साइकोलॉजिकली नोवेला है. ठीक है. इस वजह से इसमें साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि ओवर थिंकिंग करता है. और ये मैच्योर तो है लेकिन फिर भी इसका जो फादर है वो उसको कुछ नहीं समझता. इसका फादर कौन है, इसको हरमन काफ्का के साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन इस नोवेला में इसका नाम जो है वो अननोन है. इसका फादर बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है, प्राइड है, और कभी भी इसने अपनी बेटी की खुशी को फील नहीं किया और वो हसद करता है अपनी बेटी की खुशियों से. यानी कि जब वो खुश होता है ना, जॉर्ज बेंडामैन जब खुश होता है तो इसको जेलसी फील होती है
और हालांकि इसने जॉर्ज ने बहुत अच्छा इसका बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड किया है। इसका बिज़नेस पहले नहीं चल रहा था, जॉर्ज ने इसका बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। जब इसका फादर बीमार हो गया इसकी माँ की मौत के बाद, लेकिन फिर भी इसने कभी भी अपने बेटे को अप्रिशिएट नहीं किया कि उसने कितना अच्छा बिज़नेस संभाला है, कितना ग्रो अप किया है इस बिज़नेस को। तो इसने ये कभी भी नहीं किया, क्योंकि ये अपनी बेटी की खुशियों से बहुत ज़्यादा जलता था। फिर उसके बाद एक और कैरेक्टर आती है, फ्रॉलिन। फ्रॉलिन जो है जॉर्ज की फियांसी दिखाई गई है, जो कि इसके जॉर्ज के फादर का मिल के ख्याल रखते हैं। जॉर्ज और फ्रॉलिन जो है ना मिल के ख्याल रखती हैं, और ये खुद चाहती है कि जॉर्ज अपनी बारे में, अपनी इंगेजमेंट लाइफ के बारे में, अपने जो है जो बिज़नेस लाइफ के बारे में अपने फ्रेंड को लेटर लिखे। तो इसका जो फ्रेंड है वो एस.टी. पीटरबर्ग कहीं दिखाया गया है, इसका नेम कहीं किसी किसी जो है जगह पे अपेयर हुआ है कि इसका एस.टी. पीटर्सबर्ग नेम है, लेकिन इस नोवेला में अननोन नेम इसका दिखाया गया है। ये जॉर्ज का फ्रेंड है जो कि रशिया में सेटल है, और इसी को जॉर्ज जो है वो लेटर लिखता है। लेकिन फिर इसकी विलिंग पार्ट नहीं है ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो लेटर लिखना बंद कर देता है और अपने इस बारे में अपने बाप के साथ मशवरा करने जाता है। तो उसका बाप बहुत बुरा भला कहता है और वो जाके सुसाइड कर लेता है। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है एक रूम से, जहाँ पे जॉर्ज अकेला बैठा हुआ है और उसके रूम की विंडो खुली हुई है। ठीक है, वो अपने दोस्त को लेटर लिख रहा है, उस दोस्त को जिसके साथ वो 3 साल पहले, मतलब 3 साल से नहीं मिला। और वो चाहता है कि मैं अपने इस दोस्त को अपनी लाइफ के बारे में सारा कुछ बताऊं, कि मेरी इंगेजमेंट लाइफ कैसे जा रही है और मेरी बिज़नेस लाइफ कैसे जा रही है, वो एज अ मर्चेंट जो काम कर रहा था वो कैसा जा रहा है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो ओवर थिंकिंग करता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नॉवेला है ना ये, इस वजह से वो सोचता है कि अगर मैंने अपने दोस्त को बता दिया तो ये हसद ना करने लग जाए मुझसे, और मेरा दोस्त अपसेट ना हो जाए, क्योंकि वो रशिया में गया है, अभी सेटल नहीं हुआ वहाँ पे, उसके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, उसके जॉब नहीं मिल रही, उसका कोई घर नहीं है। इस वजह से वो सोचता है कि अगर मैंने अपने दोस्त को अपनी हैप्पी लाइफ के बारे में बताया तो शायद वो अपसेट हो जाए, वो सैड हो जाए और मुझसे हसद करने लगे। ठीक है, तो इस वजह से वो लेटर लिखना बंद कर देता है। फिर वो अपने बाप के रूम में जाता है मशवरा करने के लिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि मैं अपने दोस्त को लेटर लिखूं या ना लिखूं। तो ये अपने फादर के रूम में जाता है, तो इसके फादर के रूम की जो लाइट्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिम होती हैं। ठीक है, और इसका फादर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, मेंटली सिक होता है। ठीक है, तो ये अपने बाप से कहता है कि नेवर माइंड फादर, I'll get the doctor, I'll change your room, I'll move in here, I'll put you to bed, I'm sure I'll help you, you'll see I can do it। तो क्या करते हैं कि उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, और फ्रलीन और जो है जॉर्ज मिल के अपने उस बाप का ख्याल रखते हैं। तो वो लेटर के बारे में पूछता है कि मुझे अपने दोस्त को लेटर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो इसका बाप ऐसे रिएक्ट करता है कि मुझे तो नहीं पता कौन से दोस्त की तुम बात कर रहे हो, कौन रशिया में रहता है। यानी कि ये शो करवा रहे हैं कि इसका बाप जो है वो बीमार है, मेंटली तौर पे अपसेट है, बीमार है, क्योंकि इसके माँ की मौत हो चुकी है, और इसके माँ की मौत के बाद इसका फादर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। तो इसी वजह से उसने बिज़नेस सारा जॉर्ज ने संभाला था। लेकिन जॉर्ज उसे क्या कहता है कि फादर डोंट वरी, यू आर ऑल कवर्ड अप, कि तुम अब ठीक हो गए हो, क्योंकि डॉक्टर से चेकअप करवाया, रूम चेंज किया, देखभाल की, तो उसका बाप बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो गया था। तब जब इसके कहता है ना कि डोंट वरी, यू आर कवर्ड, यू आर ऑल कवर्ड अप, तो इसका फादर क्या कहता है, जंप मारता है बेड से और उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि यू आर disobedient चाइल्ड, यू आर सेल्फिश, आई ऑलरेडी wrote a letter to your friend and told about your engagement as well as business settlement।
यानी कि उसके बाप ने उसको पहले ही इसके दोस्त को जो है वो लेटर लिख दिया कि तुम्हारा दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, हैप्पी लाइफ गुजार रहा है, बिजनेस इसका अच्छा है, से एंगेजमेंट कर ली है। और वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त जो है वो तुम्हारे लेटर्स से ज़्यादा मेरे लेटर्स को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में हर बात जो है वो तुम्हारे दोस्त को बता दी है। तो तुम बहुत सेल्फिश दोस्त हो, तुम बहुत सेल्फिश पर्सन हो, तुमने कुछ भी अपने दोस्त को नहीं बताया। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता है अपने बेटे को। और मतलब फिर उसको कहता है कि सो नाउ यू नो what else existed out in the world outside of you. Before you knew only yourself. Yes, you were truly only innocent child, and you were even more than truly an evil man. And for that reason, I hereby sentence you death by drowning. यानी कि उसको कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम्हें जब तक पता था ना अपने बारे में तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, और इनोसेंट होने के साथ साथ तुम एक एवल मैन भी थे। यानी कि तुम में बहुत सेल्फिश पाई जाती थी, ईगो पाई जाती थी। और अब जब तुम्हें दुनिया का पता चल गया है तो अब तुम मैच्योर हो गए हो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम डूब के मर जाओ। तो इसी तरह जो है वो अब ये स्टेटमेंट अपने फादर की सुनता है और ब्रिज पे चला जाता है और वहाँ पे जाके सुसाइड कर लेता है। और इसकी लास्ट लाइन होती है, डियर पेरेंट्स, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू ऑल द सेम। और इसके बाद वो सुसाइड कर लेता है और इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। यानी कि इस स्टोरी में हमें काफी टेक्निक जो है वो ट्रूली नज़र आई है, प्रोमिनेंट हुई है, और वो मॉडर्न एरा दिखाया गया है जिसमें ये लिखा गया कि वो किस तरह का था। अब हम इसके थीम्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास जो थीम है वो है आइसोलेशन का। सो आइसोलेशन जो है ये मॉडर्न एरा का मेन थीम है। यानी कि उस मॉडर्न टाइम पीरियड में, मॉडर्न लिटरेचर में हर कोई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हर कोई आइसोलेट था। यानी किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। और इस हम ये थीम जो है इस स्टोरी में भी देखते हैं। कैसे देखते हैं कि जब जो हमारा जॉर्ज है वो अपने दोस्त को लेटर लिखता है, ठीक है, जो कि रशिया में रह रहा है उसका दोस्त, किस चीज़ को काम करने के लिए वो अकेला फील कर रहा होता है ना। और हमें दिखाया जाता है स्टार्ट में ही, ओपनिंग में वो अकेला बैठा हुआ है, वहीं पे हमें आइसोलेशन दिखाई जाती है। और जब वो उस आइसोलेशन को ओवरकम करने के लिए अपने दोस्त को लेटर लिखता है तो क्या होता है, इसका फादर रिवील करता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्त को लेटर लिख दिया है, और तुम्हारा दोस्त जानता है सब कुछ तुम्हारे बारे में, और वो प्रेफर करता है मेरे लेटर्स को तुम्हारे लेटर्स पर। यानी कि वो तुम्हारे लेटर्स को अब कुछ नहीं समझता, मैं उसको सारा कुछ तुम्हारे बारे में बताता हूँ, इसलिए वो मेरे लेटर ज़्यादा शौक से पढ़ता है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ उसके आइसोलेशन को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रही है कि जब उसने ओवरकम करना चाहा तो ओवरकम हुई नहीं उसकी आइसोलेशन। और इसी के साथ एंड तक आइसोलेशन के साथ ही उसने सुसाइड कर ली। एट द एंड वो सुसाइड कर जब उसने सुसाइड की तब भी वो अकेला था, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास थीम दिखाया जाता है लेक ऑफ कम्युनिकेशन का। सो लेक ऑफ कम्युनिकेशन मॉडर्न एरा का बहुत एक अहम जो है वो यूज़ था। यानी कि मॉडर्न एरा में, मॉडर्न लिटरेचर में कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करता था, आइसोलेट रहते थे ना सब एक दूसरे से। जब आइसोलेट रहते थे तो बात कैसे करनी थी। तो इसी तरह हम इस स्टोरी में भी जो है लेक ऑफ कम्युनिकेशन का थीम देखते हैं कि इस स्टोरी में जब जॉर्ज अपने फादर के साथ जो है बात करता है ना तो बहुत कम बात करता है, मुश्किल से बात करता है, इतनी ज़्यादा बात नहीं करता। और कभी भी उसको अपने बिज़नेस के बारे में नहीं बताता, अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, किसी तरह की अपनी बिज़नेस के बारे में वो बात नहीं करता। और उसका जब बाप उसको ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और मर जाओ, डूब के मर जाओ, तब भी वो रीजंस नहीं पूछता कि मैं क्यों डूब के मर जाऊं, आप क्यों मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इतनी उनमें
जो है आइसोलेशन पाई जाती थी, इतनी लेक ऑफ कम्युनिकेशन पाई जाती थी कि कोई भी एक दूसरे के साथ मतलब फ्रैंक नहीं था, कोई भी एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। आम ज़िंदगी में भी लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे इतने ज़्यादा रूटीन में, और जॉर्ज और इसका फादर भी आपस में इतनी बात नहीं करते। यानी कि जब उसको सुसाइड का कहता है तो उससे रीज़न पूछने की बजाय वो सीधा जाता है और जाके सुसाइड कर लेता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास थीम आता है फादर और सन रिलेशनशिप का। फादर और सन रिलेशनशिप मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते थे फादर्स और सन्स में, और इसकी एग्जांपल हम ऑडिपस में भी देख सकते हैं। ऑडिपस जो था वो उसमें भी जो है फादर और सन के रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है फादर का। और इस स्टोरी में भी हम देखते हैं कि फादर और सन का कैसा रिलेशनशिप है और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इन रिलेशनशिप में पाई जाती है। जब जॉर्ज अपने फादर के पास जाता है उसके रूम में ना, तो राइटर बताता है कि जॉर्ज अपने फादर के पास बहुत ज़्यादा महीनों के बाद गया उसके पास। यानी कि इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड लाइफ थी उनकी कि लोग महीना महीना मिलते ही नहीं थे। वो कई महीनों के बाद अपने बाप के रूम में गया, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इतने महीनों के बाद क्या, यानी कि उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। बट ही टेक केयर ऑफ हिम एंड सेड, never mind father, I'll get the doctor, I'll manage your room, I'll change your room, I'll move in here, I'll put you to bed, I'm sure I'll help you, you will see I can do it। यानी कि वो अपने फादर की अपने बाप की ख्याल अपने बाप का ख्याल तो रखता है, लेकिन उसके उसके पास इतने महीनों से नहीं गया। यहाँ पे हमें मॉडर्न एरा की आइसोलेशन दिखाई जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाते हैं कि चलो गैरों से तो ठीक है वो नहीं मिलते, लेकिन अपनी फैमिली से भी लोग आइसोलेट हो गए थे, इतनी उनकी साइकी इफ़ेक्ट हुई थी। ठीक है। और उसके बाप का ताल्लुक भी अपने बेटे के साथ अच्छा नहीं था। यानी कि जब वो अपने बाप का इतना ख्याल रखता है, उसको जब ठीक कर देता है, मेडिसिन्स देता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है, तब फादर क्या करता है, उसकी इंसल्ट कर देता है, कहता है कि यू आर डिसओबीडियंट चाइल्ड, सेल्फिश हो तुम्हें सिर्फ अपने बारे में पता है, तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं है कुछ, तुम सिर्फ अपना सोचते हो, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाओ और डूब के मर जाओ। ठीक है। यानी कि फादर और सन दोनों में ही कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती थी, कोई भी एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं था। सिंसियर तो थे, मतलब जो जॉर्ज है वो सिंसियर है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा आइसोलेशन पाई जाती थी। ये एक दूसरे को समझते नहीं थे, इनमें अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी। ठीक है। तो उसके बाद जबकि जो बेटा था जॉर्ज वो बहुत ओबीडियंट था, और लेकिन इसकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता था। इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फैमिली थी। तो इसके फादर ये बहुत ओबीडियंट था, और इसी का फ़ायदा इसके बाप ने लिया और इसको कहा कि जाओ और मर जाओ। लेकिन एट द एंड तक वो कहता है कि डियर पेरेंट्स, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू ऑल द सेम, और इसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। यहाँ पे भी हमें लॉनलीनेस का थीम शो हो रहा है कि कैसे लोग अपनी फैमिली के साथ भी अटैच नहीं थे, उनसे भी अलग हो गए थे। फिर हमारे पास नेक्स्ट थीम आता है पर्सनल फेलियर का, और हम पर्सनल फेलियर मॉडर्न लिटरेचर में देखते ही देखते हैं कि लोग कैसे खुद नाकामी की वजह बन रहे थे, कि लोगों में पावर ऑफ डिसीजन नहीं था, पावर ऑफ डिसीजन नहीं था, उनमें विलिंग पावर नहीं थी कि वो कोई फैसला कर सके। ठीक है। और जॉर्ज की भी इसमें हम देखते हैं कि वो पर्सनल फेलियर दिखाई गई है कि वो किसी से बात नहीं करता, किसी को भी अपनी डिज़ायर्स जो है वो शो नहीं करवाता, और मतलब वो अनएबल टू स्पीक होता है, किसी के साथ भी बात नहीं करता। और जब इवन कि जब इसको डेथ का हुक्म दिया जाता है, इसके फादर उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाओ डूब के मर जाओ, तो भी ये कुछ नहीं बोलता। ठीक है। और जाके मर जाता है। यहाँ पे उसकी पर्सनल फेलियर्स शो हुई हैं कि उसको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, बोलना चाहिए था। उस एरा में लोग खुद ही खुद को ठीक नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है। तो इस वजह से जो है ये पर्सनल फेलियर हमें जॉर्ज में दिखाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो थीम है वो है सुसाइड का।
सुसाइड मॉडर्न लिटरेचर का एक एसेंशियल थीम है। जब लोग उस एरा में कुछ नहीं कर पाते थे ना, कुछ भी उनसे मैनेज नहीं होता था, तो वो जाके सुसाइड कर लेते थे। और इस स्टोरी में भी हम देखते हैं कि जॉर्ज भी सुसाइड कर लेता है। अब जब उसका सिर्फ किस लिए कि अपने बाप के हुक्म को फुलफ़िल कर सके, अपने बाप का हुक्म मान सके, इसलिए वो जाके सुसाइड कर लेता है। उसका बाप उसको डिस्करेज करता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इमेच्योर हो, तुम सेल्फिश हो, तुम्हें बहुत ईगो है। तो वो हर्ट होता है, लेकिन उसका वो सवाल ही करता है कि मैंने किया क्या है, और सिर्फ आराम से जाके सुसाइड कर लेता है। वो टोटली मायूस हो जाता है उसके बाप के रिएक्शन से जो उसके लिए था। और आइसोलेशन, इसकी जो सुसाइड जो है ना, इसकी एक वजह आइसोलेशन भी है कि वो अकेला रहता था, उसके साथ कोई उसका दोस्त नहीं था। इवन कि जब वो अपने दोस्त को लेटर लिखता है ना अपनी आइसोलेशन कम करने के लिए, तब भी क्या होता है, उसका बाप उसको कहता है कि तुम्हारा दोस्त मेरे लेटर्स प्रेफर करता है, तुम्हारे लेटर्स प्रेफर नहीं करता। इसलिए जो है उसकी आइसोलेशन ओवरकम नहीं होती, उसकी आइसोलेशन वहीं पर रहती है, जो कि उसकी सुसाइड का सबब बनती है। ठीक है। तो एक्चुअली जो फ्रांस कैफका है ना, इससे हमें मॉडर्न लिटरेचर के तमाम एलिमेंट्स जो पाए जाते थे वो एक स्टोरी द जजमेंट में दिखा दिए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब एलेबोरेट कर देता है इन थीम्स में कि कैसे मॉडर्न पीरियड के जो लोग थे वो किस तरह इन तमाम एलिमेंट्स का शिकार थे। वो आइसोलेट थे, वो सुसाइड कमिट करते थे, उनके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पाई जाती थी, और लेक ऑफ कम्युनिकेशंस भी पाई जाती थी। सो आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।